अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोईद पीरज़ादा इन वाशिंगटन यूनाइटेड स्टेट्स। यहाँ जहाँ मैं हूँ अमेरिका में, यहाँ इस वक्त 25 अप्रैल 2026 और हफ्ते के दिन की बहुत अर्ली मॉर्निंग है, जबकि हिंदुस्तान पाकिस्तान बरसग़ीर में और इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल शहर, पाकिस्तान का खूबसूरत कैपिटल शहर जो है, जो इस वक्त दुनिया की निगाहों का एक बार फिर मरकज़ है, वहाँ पर इस वक्त आधा दिन गुजर चुका है। ये जो टाइम डिफरेंस है दोनों जगहों में 9 घंटे का, इसकी बड़ी सिग्निफिकेंस है आज के दिन में, ख़ास इसकी सिग्निफिकेंस। उसकी वजह यह है कि अमेरिका के तमाम ज़राए इब्लाग, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन, तमाम जितने भी फाउंटेन्स ऑफ इंफॉर्मेशन हैं, वो हर 15-20 मिनट के बाद जब अपनी स्टोरी को अपडेट कर रहे हैं तो वो ये कह रहे हैं कि अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप के जो मंदूब खुसूसी हैं, उनके जो सीनियर एनवॉय हैं मशरक़ वस्ता, सेंट्रल एशिया, पूरी दुनिया के रही, और उनके साथ जो उनके सीनियर डिप्लोमेटिक के पीस के उनके एडवाइज़र हैं, अमन के लिए एडवाइज़र हैं पूरी दुनिया के लिए, जैरेड कुशनर, उन्होंने हफ्ते की मॉर्निंग में पाकिस्तान के लिए, इस्लामाबाद के लिए निकलना है, जहां अमेरिका का कम से कम दावा ये है, अमेरिका की हुकूमत का, कि उनकी ईरान के डेलीगेशन, जिसको ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची हेड कर रहे हैं, उसके साथ उनकी मुलाकात होगी। लेकिन अभी तक इस स्टेज पे कोई भी जो न्यूज़ सोर्स है वो ये कंफर्म नहीं कर रहा कि वो निकल चुके हैं। निकलने में तो वो अमेरिका में वाशिंगटन के करीब मैरीलैंड का जो एयरपोर्ट है, सेंट एंड्रयूज़ का, या जो कोई भी है, वहाँ से वो सुबह 4 बजे भी निकल सकते हैं, 3 बजे भी निकल सकते हैं, और उससे ज़्यादा वक्त हो चुका हुआ है, 6 बजे भी निकल सकते हैं। लेकिन कहीं कोई कॉन्फर्मेशन नहीं है कि वो अभी तक निकल चुके हैं, क्योंकि जब ऐसा होता है तो यहाँ पर उसकी कॉन्फर्मेशन जो है वो आ जाती है कि वो एन रूट है, वो निकल चुके हैं। और जब यहाँ से निकलेंगे, अगर अभी निकल भी जाएँ इसी वक्त, तो भी उनको कम से कम 16-17 घंटे तो पाकिस्तान पहुँचने में निकल जाएंगे। इसका मतलब है जब वो पाकिस्तान पहुँचेंगे तो हफ्ते का दिन सारा ख़त्म हो चुका होगा और संडे की मॉर्निंग होगी। दूसरी तरफ ईरान के फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर अब्बास अरगची फ्राइडे की शाम को पाकिस्तान पहुंचे, और उन्होंने पहली इंपॉर्टेंट जो मीटिंग सैटरडे की मॉर्निंग में की है, वो पाकिस्तान के आर्मी चीफ स्ट्रोक चीफ फील्ड मार्शल स्ट्रोक चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ CDF जो हैं, उनसे उन्होंने मुलाकात की, जिसके बारे में ईरान के फॉरेन मिनिस्टर के जो स्पोक्स पर्सन है फॉरेन मिनिस्ट्री के, डॉक्टर इस्माइल बकाई, उनका कहना ये है कि ये एक रिटर्न ट्रिप है, जिस तरह से पाकिस्तान के फील्ड मार्शल तेहरान आए थे और उन्होंने अमेरिका का मौक़िफ़ और मैसेज कन्वे किया था, इसी तरह से अब ईरानी उसे उसी काइंड में, उसी डिप्लोमेटिक प्रोसेस का दूसरे हिस्से में पाकिस्तान आए हैं। और ईरान की, क्योंकि उस वक्त उन्होंने कहा था कि ईरान का मैसेज कन्वे किया जाएगा, तो अब ईरान में जो सुप्रीम लीडर उनके हैं इस वक्त मुश्तबा खामेनेई, जिनका हमने पिछले वीलॉग में आपको मैंने बताया था कि शदीद ज़ख्मी हैं, और उनके साथ कम्युनिकेट करने का एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ही कॉम्प्लेक्स, बहुत ही पेचीदा तरीका है, जिसमें पुराने ज़माने की तरह मैसेजेस हाथ से लिख के कन्वे किए जाते हैं, और उसमें एक सीरीज़ ऑफ एलची होते हैं, और हर एलची दूसरे एलची का कागज़ देता है। तो अब वो मैसेज, जो पूरी कंसल्टेशन के बाद वो मैसेज जो है, वो पाकिस्तान ही के आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ज़रिए अमेरिकन को कन्वे किया जाएगा। और ईरानियों का कहना ही है कि अमेरिकन जो डेलीगेशन है उसके साथ कोई भी फ़ेस टू फेस मुलाकात जो है वो नहीं होगी। अब ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि इसका मतलब ये है कि स्टीव विटकॉफ, अच्छा अब ये 100% ये नहीं है कि अगर ये सूरत हाल है, अगर ये बेरारवी है दूसरी साइड से, मतलब बिल्कुल लिफ्ट नहीं कराई जा रही, तो क्या स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर जो हैं वो यहाँ से ट्रैवल करेंगे भी, या मसलसल देखा जा रहा है कि शायद ईरानियों का दिल जो है वो पसीज जाए, उनको थोड़ी नरमी आ जाए, या वो ट्रैवल करेंगे भी, शायद ट्रैवल तो वो करेंगे ही, चूँकि इतना चर्चा किया गया इस चीज़ का। क्योंकि इसमें शक क्यों है कि वो ट्रैवल करेंगे कि नहीं करेंगे, इसलिए कि चंद दिन पहले भी आपको याद है इस हफ्ते के शुरू में अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया था कि अमेरिका के नायब सदर स्टीव विटकॉफ और जैरेड कुशनर निकल चुके हैं, वो एन रूट हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इस हवाले से ट्वीट कर दिया था। बाद में पता चला कि उन्होंने निकलना था, फिर वो निकले ही नहीं। तो इस स्टेज पे भी दोनों निकलेंगे या नहीं निकलेंगे, मेरा ख्याल है निकलेंगे तो सही, लेकिन इनकी ईरानियन डेलीगेशन से और फॉरेन मिनिस्टर से मुलाकात नहीं हो सकेगी। इनकी मुलाकात जो है वो पाकिस्तानी साइड से होगी। जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम, पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर जनाब इसाक डार साहब और पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर वगैरह जो हैं वो इनको ब्रीफ करेंगे। प्रिंसिपली इनको मिलिट्री जो है वो ब्रीफ करेगी। ये इस वक्त एक मैकेनिज्म समझ आ रहा है कि ईरानी अब पाकिस्तान को एक उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं मीडिएशन के लिए, ये कम्युनिकेशन के लिए, जिस तरह से फरवरी का जो बिल वास्ता इनडायरेक्ट नेगोशिएशन थी जो ओमान करवा रहा था, जिसका पहला राउंड मस्कत में हुआ था, सेकंड एंड थर्ड राउंड उसका जो है वो जिनेवा में हुआ था, स्विट्ज़रलैंड के शहर में, और वो भी ओमान ही की फॉरेन मिनिस्ट्री की वहाँ पर एक रेजिडेंस थी, उनकी बिल्डिंग थी जहाँ वो कम्युनिकेशन हुई थी। लेकिन अमेरिकन्स और ईरानी दोनों ओमानीज़ को ब्रीफ करते थे, और ओमानी फिर उसके नोट्स लिखते थे, और नोट्स लिखकर वो जाकर अमेरिकन्स को और ईरानियों को उसके हवाले से कम्युनिकेट करते थे कि दूसरी साइड ये कह रही।
ये जो प्रोसेस है इसका फ़ायदा क्या है? इसका एक बहुत बड़ा फ़ायदा है। इसका फ़ायदा ये है कि हर चीज़ डॉक्यूमेंट होगी। ईरानी अपना जो भी रिस्पॉन्स इस वक्त भी पाकिस्तानियों को दे रहे हैं वो भी डॉक्यूमेंटेड है। बाद में भी जो पाकिस्तानी ईरानियों को, अगर ईरानी ठहरते हैं, अगर अब्बास अरगची यहाँ से निकल के मस्कत ओमान नहीं चले जाते या मॉस्को नहीं चले जाते और वो यहीं ठहरते हैं संडे मॉर्निंग में, तो जो भी कम्युनिकेशन होगी अमेरिकन और ईरानियों के दरमियान में वो बिल वास्ता होगी, वो इनडायरेक्ट होगी। अब मैं कुछ स्क्रीन्स आपसे थोड़ी सी शेयर कर लूँ, मुझे भी बड़ी आदत इसकी पड़ गई, इसका भी एक ख़ास किस्म का नशा है। ये पहले आप न्यूयॉर्क टाइम्स की हेडलाइन देखें, ईरान वॉर लाइव अपडेट, विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर टू ट्रैवल, इसमें एक्चुअली जैरेड नहीं लिखा हुआ, एंड कुशनर टू ट्रैवल टू पाकिस्तान फॉर टॉक्स ऑन ईरान। अच्छा, ये जहन में रखें कि दोनों शख्सियात जो हैं, मैंने चेक किया है, इस पर बड़ी खप पड़ी हुई अमेरिका की डिबेट की मैं आपके सामने जिक्र करूंगा, लेकिन थोड़ा सा जिक्र कर दूं। ये दोनों जो हैं ये इनफॉर्मल एडवाइज़र्स हैं। जैरेड कुशनर जो प्रेसिडेंट के दामाद हैं, ये उनके अमन के एडवाइज़र हैं ग्लोबल पीस के लिए, और स्टीव विटकॉफ उनके मशरक़ वस्ता के लिए हैं। लेकिन मशरक़ वस्ता छोड़ के इन्होंने रूस और यूक्रेन के दरमियान में भी इन्होंने नेगोशिएशन सारी पार्ले की। मशरक़ वस्ता भी यही जाते हैं, इसराइल भी यही जाते हैं, और ये उनके, लेकिन दोनों सेनेट कन्फर्म्ड नहीं है। इस चीज़ को ज़हन में रखिए कि ये सेनेट कन्फर्म नहीं है। ये पहली दफ़ा हो रहा है कि गुज़िश्ता एक साल और चंद महीनों से जितनी भी दुनिया के साथ इंटरेक्शन हो रही है वो ये दोनों कर रहे हैं और स्टीव विटकॉफ कर रहे हैं, हालांकि ये सेनेट कंफर्म नहीं है। और यूजुअली तौर पर इस किस्म की सारी नेगोशिएशन जो है वो अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट करते हैं। और ये वो स्टोरी है न्यूयॉर्क टाइम्स की जो कहती है, मार्को रूबियोज एब्सेंस फ्रॉम द ईरान टॉक्स हाईलाइट्स स्टे एट होम रोल। ये बहुत डिटेल्ड एक न्यूज़ स्टोरी है, और आप देखें इन्होंने जानबूझ के दिखाया है कि कैसे शेडोज़ में हैं मार्को रूबियो जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं। और स्टोरी कहती है कि उनको डुअल चार्ज दिया हुआ है, प्रेसिडेंट ने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र का भी दिया हुआ है रोल, और उनको स्टेट डिपार्टमेंट का भी है, लेकिन स्टेट डिपार्टमेंट का रोल जो है वो उनको बिल्कुल भी करने का मौका जो है वो मिल ही नहीं रहा। ये बहुत डिटेल स्टोरी है। और फिर ये वही कहानी है कि यूनाइटेड स्टेट्स सेंडिंग कुशनर एंड विटकॉफ टू पाकिस्तान फॉर टॉक्स ऑन ईरान। अच्छा, एक इसमें चीज़ देख लें यहाँ पर, जो पाकिस्तान से एलियन पैल्टियर जो हैं, जो पाकिस्तान के चीफ कॉरेस्पॉन्डेंट हैं न्यूयॉर्क टाइम्स के, ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अब्बास अरगची, Iran's foreign minister, met with Pakistan's army chief Field Marshal Asim Munir in Islamabad on Saturday morning. According to Pakistani officials and the Iranian embassy in Pakistan, Aragchi arrived in Pakistan on Sunday. अच्छा, सब लोग इस मुलाकात को, कोई पाकिस्तानी सोर्स नहीं है, ईरान की एम्बेसी ने इसको कंफर्म किया है कि उनकी आसिम मुनीर के साथ मुलाकात हुई। यही चीज़ अभी आपको मैं डॉन से भी दिखाता हूँ। फ्रॉम द US साइड, स्टीव विटकॉफ एंड जैरेड कुशनर आर ट्रैवलिंग टू पाकिस्तानी कैपिटल टुडे, बट इट इज़ नॉट क्लियर इफ़ दे विल मीट एनी ईरानियन ऑफिशियल। अब ये न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसको एब्जॉर्ब कर लिया है कि ये अब क्लियर नहीं है कि इनकी मुलाकात ईरानियन ऑफिशियल से होगी। इससे पहले अमेरिकन मसलसल 12 घंटे पहले कह रहे थे होगी होगी होगी, ज़रूर होगी, अमेरिका की इज़्ज़त का सवाल था। लेकिन अब ये चीज़ एब्जॉर्ब हो गई है कि ईरानी जब किसी चीज़ पे बज़द हो जाते हैं, जैसे वो पहले लेबनान के ऊपर बज़द थे कि वहाँ पे मज़ीद उसका भी जिक्र भी होता है, तो फिर उन्होंने अपना काम उस वक्त करवा ही लिया सीज़ फायर की शक्ल में। अ स्पोक्सपर्सन फॉर ईरान's foreign ministry Ismail Bakai said on Friday that no US-Iran meeting was planned and that Iran would convey its position through Pakistan. इसमें मैं अगर स्टॉप शेयरिंग करके एक चीज़ आपसे थोड़ी सी शेयर करूं, इसमें पॉइंट में ऐड कर दूं, हमने इस पिछले 50 दिन में देखा है कि ईरानियों में मुस्तकिल मिजाजी बहुत ज़्यादा है। यानी वो जो चीज़ पे स्टैंड ले लेते हैं वो फिर वो ये समझते हैं कि अगर हम इस स्टैंड से पीछे हटेंगे तो हमारी पोजीशन और हमारी नेगोशिएशन कमज़ोर हो जाएगी। वो इसको बिल्कुल अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट के तौर पे ट्रीट करें। अमेरिका के लिए एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसराइल के लिए भी एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट नहीं, इनके लिए ये एक पॉलिटिकल इशू है, दोनों की इंटरनल पॉलिटिक्स का इशू है। लेकिन ईरान की जो लीडरशिप है वो इसको अपने लिए एक एग्जिस्टेंशियल कॉन्फ्लिक्ट की शक्ल में देखती है। अब मैं थोड़ा सा आपको मज़ीद वापस आऊँ इसके ऊपर और स्क्रीन शेयरिंग करूँ। हम न्यूयॉर्क टाइम्स को बंद कर देते हैं, हम आ जाते हैं डॉन के ऊपर। डॉन में आप देखें, CDF दैट इज़ चीफ ऑफ द डिफेंस स्टाफ मुनीर मीट्स ईरान's फॉरेन मिनिस्टर अरगची एमिड होप्स फॉर द रिन्यूड ईरान टॉक्स। इसके अंदर भी यही लिखा हुआ है कि ईरान की एम्बेसी से ये पता चला। ये देखें, एम्बेसी ऑफ ईरान के ट्वीट को, और वहाँ पे तस्वीर वीडियो लगी, उसको इन्होंने कोट किया। और इसके नीचे डॉक्टर अब्बास अरगची का अपना ट्वीट कि मैं जा रहा हूँ पाकिस्तान में, और फिर हमारे नेबर्स हमारी प्रायोरिटी, यानी पाकिस्तान और ओमान हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं, और द पर्पस ऑफ माई विजिट इज़ टू क्लोजली कोऑर्डिनेट विद आवर पार्टनर्स ऑन बायलैटरल मैटर्स एंड कंसल्ट ऑन रीजनल डेवलपमेंट्स। कि हमें अपने पार्टनर्स को ब्रीफ करना है, उनसे हमने कोऑर्डिनेट करना है, और ये उसको मतलब बड़ी निपी तुली किस्म की ये डिप्लोमेसी कर रहे हैं। मतलब आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। अंदाज़ा नहीं था कि ये अपने मामले में इतने पक्के हैं और बिल्कुल भी स्पेस नहीं देंगे अमेरिका को। और ये इस्माइल बखाई का ट्वीट है, वी अराइव इन इस्लामाबाद पाकिस्तान फॉर एन ऑफिशियल विजिट। Foreign Minister Aragchi will be meeting with Pakistan's high-level officials in concert with their ongoing mediation and good offices for ending American-imposed war of aggression and the restitution of peace for our region.
ये आप देख लें। अच्छा, अब आ जाओ, मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाता हूँ जो एक मेरा ही ट्विटर हैंडल है, लेकिन ये ट्वीट मैंने यहाँ पे रखा ही इसलिए ताकि मैं आपको दिखा सकूँ। यहाँ पे इस्माइल बकाई, वही वाली चीज़, उनका वो ट्वीट है कि भाई हम मिले। अच्छा, अब इसको देखें, इस तस्वीर को एब्जॉर्ब करें आप में से जो लोग सिर्फ सुन नहीं रहे और देख रहे हैं। ये जो भी सारा नामी खातून है, ये ईरान के हवाले से बहुत ट्वीट करती हैं, लेकिन ये मेरे ख्याल ईरानी है या नहीं है। ये पिक्चर देखें, इसके ऊपर क्या लिखा है, ये देखें, इसमें तस्वीर देखें। ये हैं अमल खलील, जिनके ऊपर मेरा कर्सर घूम रहा है। ये वो जर्नलिस्ट हैं जिन्हें इसराइल ने 2 दिन पहले इन्हें कत्ल कर दिया एक हवाई रेड से। पहले इनकी गाड़ी पे अटैक किया गया, फिर उनके घर पे किया गया। इन्होंने फिर किसी अपनी फ्रेंड के घर पे पनाह ली थी, वहाँ पर भी इसराइली एयरफोर्स ने अटैक किया और इनको मार डाला और रिलीफ भी नहीं आने दी, मजीद हमले करते रहे। इसराइल एक ऐसे लेवल के ऊपर डीजनरेट हो गया है जो ख़ुद इसराइल के अपने स्टैंडर्ड से भी कभी ऐसा इसराइल नहीं था। लेकिन इसके ऊपर जो चीज़ लिखी है वो बहुत खौफनाक है। इसराइल किल्ड एवरी सिंगल पर्सन इन इस फोटो इन लेबनान, एवरी सिंगल वन, ऑल जर्नलिस्ट टारगेटेड इन असैसिनेशन नेशन। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 के 8 लेबनीज जर्नलिस्ट हैं। इसमें से 4 ख़वातीन हैं, ये आप देखते जाएं इनके चेहरे। और ये 8 के 8 को इसराइल ने एयर रेड्स करके टारगेट करके मार डाला है। यानी किस लेवल पे इसराइल फॉल कर चुका है इंटरनेशनली। और इससे आपको समझ आती है कि इस वक्त इसराइल के ख़िलाफ़ अमेरिका के अंदर, यूरोप के अंदर, दुनिया के हर मुल्क में जो इतनी शदीद, अफ्रीका में, लातीनी अमेरिका में जो इतनी फीलिंग पाई जाती है, उसकी क्या वजह है। लेकिन इसराइली इस हकीकत से बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो चुके हैं। जिस तरह से हमारे यहाँ भी आप देख रहे हैं कि बहुत से अनासर सियासी ऐसे हैं जो अपनी और दुनिया की हकीकतों से बिल्कुल लाताल्लुक़ हो चुके हैं और एक डिस्कनेक्ट हो, तो डिस्कनेक्ट है। अच्छा, अब ये जो ट्वीट है इसको देखें, ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्वीट है। ये एक वीडियो है जिसमें एक जहाज़ में हिंदुस्तान से एक यहूदी उन्होंने ढूंढ लिए हैं इसराइल ने कि ये पुराना कोई ट्राइब था लॉस्ट। वो कह रहे हैं कि ये 1200 जो लोग हैं, मैं आपको पढ़ के पहले बता देता हूँ। इन अ मूव टू बॉल्स्टर ज्यूइश सेटलमेंट, इसराइल ब्रॉट अप्रॉक्सीमेटली 240 मेंबर्स ऑफ द बनी मिनाशे कम्युनिटी फ्रॉम इंडिया ऑन थर्सडे। यानी इस जुमेरात को ये इनको लेकर आए हैं जहाज़ में 240 को, और ये कह रहे हैं कि 1200 इन्होंने एक ट्राइब ढूंढा है हिंदुस्तान के अंदर जो पुराना ज्यूइश ट्राइब है, और इनको ये अब शिफ्ट करेंगे इसराइल के अंदर। और ये अभी वीडियो पता नहीं अब दोबारा चलेगी कि नहीं चलेगी, बहरहाल ये अब इसको भी आप देख लें। अच्छा, इसके अलावा अब मैं आपको एक और ट्वीट दिखाता हूँ, ये बहुत सिग्निफिकेंट है। एलोन मिज़राही एक इसराइली ओरिजिन जर्नलिस्ट हैं। ये बहुत पहले उनके मेरा ख्याल है ओलंपिक लेवल एथलीट थे। ये बड़े सख्त एंटी ज़ायनिस्ट हैं, नफरत करते हैं बहुत सख्त। ये मेरे ख्याल ब्रिटेन में है कहीं। ये ऊपर देखें क्या लिखा है, इसराइल हैज़ ब्रॉट द यूनाइटेड स्टेट्स टू नीज। इसराइल ने अमेरिका को उसके घुटनों पे गिरा दिया है। इसराइल, अमेरिका गिर चुका है। द कंप्लीट एंड टोटल सरेंडर ऑफ अ कंट्री द साइज ऑफ द यूएस विदाउट इवन अ फाइट इज माइंड बॉगलिंग। यानी इसराइल ने अमेरिका को पे कैसे कब्जा कर लिया है, ये माइंड बॉगलिंग। ये इसराइली कह रहे हैं देयर इज़ नो यूएस, द होस्ट इज़ डेड, देयर इज़ ओनली इसराइल। अमेरिका का कुछ नहीं बचा, अब सिर्फ इसराइल ही इसराइल है। लेकिन ये उन्होंने क्यों किया ये कमेंट, ये उन्होंने कमेंट किया है, इसको समझने की ज़रूरत। इसके नीचे देखिए जो वीडियो लगी हुई है कि अमेरिका के जो रीफ्यूलिंग त्यारे हैं वो बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर बहुत बड़ी तादाद में लैंड कर रहे हैं और वहाँ पे इस वक्त मौजूद है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब क्यों है वहाँ पे, इसके कंसर्न है। अ ह्यूज नंबर ऑफ यूएस रिफ्यूलिंग एयरक्राफ्ट गैदर एट इसराइल्स बेन गोरियन एयरपोर्ट, दिस कम्स अमिड ग्रोइंग कंसर्न दैट अनदर राउंड ऑफ यूएस इसराइली अटैक्स ऑन द ईरान और इमरान। इन जहाज़ों की मौजूदगी का मतलब यह है कि इसराइल और अमेरिका दोबारा ईरान के ऊपर हमला करने वाले हैं, वरना इतनी बड़ी तादाद में, इससे बड़ा कोई लिटमस टेस्ट हो नहीं सकता कि इतनी बड़ी तादाद के अंदर रिफ्यूलिंग के जहाज़, जिनको आप देख रहे हैं इसमें मेरे सामने इस फुटेज में आप देख रहे हैं, पिक्चर वीडियो में देख रहे हैं कि ये जो हैं वो इस वक्त बेन गोरियन एयरपोर्ट के ऊपर जो हैं ये मौजूद हैं। अब मैं इसको स्क्रीन बंद करता हूँ, मैं वापस आता हूँ। अब मैं कुछ और आपके सामने चीज़ें जो हैं वो थोड़ी सी एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, मैं पिछले वीलॉग के बाद से मुसलसल मैं सारे घंटों में मैं अमेरिका के अंदर जो डिस्कशन हो रही है, अमेरिका के अल्टरनेट मीडिया पे, सोशल मीडिया पे, अखबारात में, वेबसाइट के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी पे, फॉरेन अफेयर्स के आर्टिकल के अंदर और बहुत हो रही है, उसको मैं बहुत गौर से देखता रहा। मेरा इंटरेस्ट था बहुत, नॉट डैट कि सिर्फ वीलॉग के लिए देखता रहा। और इसमें इससे ये पता चलता है कि जो डिबेट हो रही है, और उसमें से मैं 3 अभी आपको वीडियो दिखाऊँगा भी, वो डिबेट ये हो रही है कि अमेरिका की जो लीडरशिप है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप की, वो मुकम्मल तौर पे इसराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू के हाथ में। और इसराइल कभी भी अमेरिका के सदर को, अच्छा, डिबेट का पहला पहलू ये है कि अमेरिका के सदर बहुत बुरी तरह से फंस चुके हैं। जहाँ तक मुझे खौफ है और आप में से लाखों लोगों को ये खौफ है कि अमेरिका और इसराइल बहुत खौफनाक किस्म का हमला करेंगे ईरान के ऊपर,
और ईरान को तोड़ फोड़ के रख देंगे बिल्कुल, और फिर जो कुछ भी हासिल करना है वो कर लेंगे। अमेरिका के जो एनालिस्ट हैं वो वो इस तरह से नहीं चीज़ों को डिस्क्राइब करते। उनको लगता है कि अमेरिका बहुत बुरी तरह से फंस गया है, और वो ये समझते हैं कि अगर अमेरिका बहुत ताकत का इस्तेमाल भी करता है ईरान के ऊपर, तो भी ये कोई मसले का हल नहीं है शॉर्ट ऑफ दिस। जो मैंने डिफेंस एनालिस्ट को सुना है, जो एक्स CIA के जो ऑफिशियल्स, जो एक्स CIA के एनालिस्ट हैं और जो डिफेंस एनालिस्ट हैं, उनको ख्याल है कि हाँ, अमेरिका या इजराइल, उनको शक ये है कि इजराइल जो है वो ईरान के ऊपर टेक्टिकल न्यूक्लियर डिवाइसेस इस्तेमाल कर सकता है, और उसका एक सिनारियो भी डिस्कस कर रहे हैं मसलसल। अब ये एक नहीं है, दो नहीं है, ये मैं दर्जन से ज़्यादा लोगों को, जिसमें एकेडमिक्स हैं, जिसमें प्रोफेसर हैं, जिसमें XCI के लोग हैं, जिसमें मिलिट्री ऑफिशियल हैं, उनको ये शक है कि इजराइल जो है वो अल्टीमेटली कोई बहाना ढूंढेगा। और मैं बहाना भी अभी आपको बताता हूँ कि क्या हो सकता है, इसीलिए मैं इसके टाइटल में रख रहा हूँ कि क्या इजराइल एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। लेकिन अब उनका ये ख्याल है कि अमेरिका नहीं करेगा। और जब पिछली स्टोरी रिलीज़ हुई थी 2-3 दिन पहले, जिसमें अमेरिका के सदर ने एक मीटिंग में जो उन्होंने बुलाई थी, मेरा ख्याल है वेडनेसडे को, जिसमें उन्होंने जिक्र कर दिया था न्यूक्लियर कोड्स का। उनके एग्जैक्ट वर्ड्स तो नहीं पता, लेकिन एक XCIA ऑफिशियल लैरी जॉनसन ने उसे जज नेपोलिटानो के एक प्रोग्राम में, डिस्कशन में उसे उन्होंने लीक कर दिया। उसके बाद वो न्यूज़वीक की स्टोरी बन गई। अब पिछले 24-36 घंटों में, थर्सडे के दिन जब डोनाल्ड ट्रंप ने प्रेस टॉक की, तो उसमें उन्होंने कैटेगोरिकली कहा कि ये बकवास है, मैं बिल्कुल भी कभी भी ईरान के ख़िलाफ़ न्यूक्लियर वेपन्स इस्तेमाल करने का नहीं सोच रहा, हमारे पास और बहुत से तरीके हैं। लेकिन ये सारे डिफेंस एनालिस्ट ये कहते हैं कि कोई तरीके नहीं है। 40 दिन में बहुत ज़ोर लगाया, हर किस्म का वेपन सिस्टम जो है वो इस्तेमाल कर लिया है, मोर ऑफ़ द सेम विल नॉट वर्क। तो ईरान, या तो ईरान के साथ सुलह होगी, नेगोशिएशन होगी, जो ये कहते हैं कि इसराइल नहीं होने देगा, ये सब कुछ फेल हो जाएगा, या फिर ये है कि कोई ऐसा बहाना बनेगा, दी ओनली वे जिसके ज़रिए ईरान को सबड्यू किया जा सकता है, कि कई न्यूक्लियर डिवाइसेस, टेक्निकल डिवाइसेस जो हैं वो ईरान के मुख्तलिफ शहरों के ऊपर जो है वो इस्तेमाल की जा सकती हैं। ठीक, ये एक ख़तरा जो है इसे अमेरिकन एनालिस्ट महसूस करते हैं। अच्छा, इसराइल का वो कहते हैं कि असल में अब ये चीज़, मतलब वैसे तो ये सब ये कहते हैं कि ईरान अपने न्यूक्लियर स्टैंड के ऊपर बज नहीं करेगा, वो कहेगा कि हमने कुछ ना कुछ यूरेनियम एनरिचमेंट करती हैं। और आपको पता है कि मेरा हमेशा से स्टैंड है कि व्हेन पुश कम्स टू शव, अगर ईरान को कोई डील मिल रही होगी तो ईरान अपने न्यूक्लियर पोस्चर के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेगा। वो 5 साल के लिए, 10 साल के लिए ज़ीरो एनरिचमेंट को भी मान लेगा, वो ये लिख के दे देगा, गारंटीज़ दे देगा, सुपरविजन बाय यूनाइटेड नेशन के, वो कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे, कभी भी नहीं बनाएंगे, और 10 साल के लिए हम ज़ीरो एनरिचमेंट करेंगे। जिस चीज़ से वो पीछे नहीं हट सकते, वो 2-3 चीज़ें हैं। एक, उनको किसी न किसी फॉर्म में सैंक्शन रिलीफ चाहिए। अगर उनको सैंक्शन रिलीफ नहीं मिल सकती, और वो ये है कि वो ट्रस्ट नहीं करेंगे कि अमेरिकन सदर कहें कि सैंक्शन रिलीफ देते, क्योंकि उनको अच्छी तरह से पता है कि प्रेसिडेंट ओबामा ने उनसे सैंक्शन रिलीफ प्रॉमिस की थी, लेकिन उनको कांग्रेस से सैंक्शन रिलीफ नहीं दिला सके थे। तो चूंकि उनको पता है कि सैंक्शन रिलीफ नहीं मिल सकती, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ जो है उस पर किसी न किसी शक्ल में वहाँ से फंडिंग या रेवेन्यू या टोल जो है वो हासिल करना चाहेंगे। उसके अलावा 2-3 उनकी ऐसी डेडलाइंस हैं जिस पे वो बात नहीं करना चाहेंगे। एक, उनका मिसाइल सिस्टम एंड ड्रोन, उस पर वो बात नहीं करेंगे बिल्कुल भी, क्योंकि वो उनकी एक्सिस्टेंशियल सर्वाइवल के लिए बहुत ज़रूरी है, जैसा कि इस जंग ने साबित कर दिया है। और वो हिजबुल्लाह से बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे, जो कि उन्होंने लेबनान पे अपने स्टैंड से साबित कर दिया। अब जब मैं लेबनान की बात करता हूँ, तो ये देखिए कि अमेरिका के सदर ने जो सीज़ फायर करवाया, अच्छा प्रेजेंट ऐसे किया गया है जैसे अमेरिका के सदर ने एक बड़ा इनिशिएटिव लिया, उन्होंने धमकाया और इसराइल के एम्बेसडर को और लेबनान के एम्बेसडर को वाइट हाउस के अंदर बुला के बहुत इज्जत से, प्यार से उन्होंने एक सीज़ फायर करवा दिया। कोई सीरियस एनालिस्ट इसको मानने के लिए तैयार नहीं है कि ये अमेरिका का अपना इनिशिएटिव था। वो सब इसको रीड करते हैं कि ये ईरान ने स्टैंड ऐसा लिया लेबनान के ऊपर कि लेबनान में जंगबंदी करवाई जाए, बिकॉज ईरान की पोजीशन ये है कि अगर लेबनान में जंग इसी तरह से होती रहेगी, इसराइल वहाँ पे लोगों का कत्लेआम करता रहेगा, जैसे कि इसराइल ने 5 मिनट में 100 जगहों पे बैरूत पे हमला किया और सैकड़ों लोगों को मार डाला, तो ईरान बेसिकली सीज़ फायर नहीं कर सकेगा। अच्छा, क्यों नहीं कर सकेगा, ये कॉम्प्लेक्स है, पता नहीं मैं शायद ठीक तरह से एक्सप्लेन न कर सकूं, लेकिन ईरान ये समझता है कि अगर इस तरह से इसराइल जंग करता रहेगा। अच्छा, इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट ये भी है कि ईरान ये चाहता है कि अमेरिका ये डेमोन्स्ट्रेट करे कि वो इसराइल को इररिस्पॉन्सिबल एग्रेसिव एक्शन करने से रोक सकता है। तो ये एक लिटमस टेस्ट था, जिसमें, जिसको कहें कि चाइनीज़ टॉर्चर टेस्ट था, जिसमें अमेरिका के सदर पे फाइनली इतना दबाव ईरान का आया कि उन्होंने डंडा दिया। उन्होंने एक ट्रूथ सोशल पे ट्वीट किया, उन्होंने कहा एनफ इज़ एनफ, नो मोर वॉर इज़ परमिटेड इन लेबनान, और फिर इसराइल को फोर्स किया कि वो जंगबंदी करे। लेकिन उसके बाद इसराइल ने क्या किया,
इसराइल को पहले, अच्छा अमेरिका के सदर का दबाव अपनी जगह पे, लेकिन उससे पहले इसराइल का जो एडवांस था, और मैं कोई सेंसेशनल वर्ड जिसके लिए नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हम पाकिस्तानियों को बड़ी आदत होती है कि हम अपनी एक साइड है, अगर हमें हिजबुल्लाह से हमदर्दी है तो हम हिजबुल्लाह को बहुत बड़ा इसको बहुत यानी सुपरमैन करके दिखाएंगे, लेकिन बहुत न्यूट्रल टर्म्स में भी अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ, जो तमाम अमेरिकन एनालिस्ट कहते हैं कि इसराइल ने जिस किस्म की पेशकदमी करनी थी, और वो समझते थे कि हम आसानी से जो 20 मील का डिफरेंस है उनके अपने नॉर्दर्न बॉर्डर में और लितानी रिवर में, वो उसे आसानी से कंट्रोल कर लेंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, वो नहीं कर सके, उसमें उनको नाकामी हो गई। और बाद सोर्सेस कहते हैं कि 100 से 200 के करीब उनके टैंक जो हैं या तो तबाह हो गए या नाकारा हो गए या आउट ऑफ एक्शन हो गए। अब उसके नतीजे में फ़ाइनल क्या शक्ल बनी है? फ़ाइनल शक्ल ये बनी है कि इसराइल के बॉर्डर के आगे 6 मील के दरमियान में उन्होंने एक फॉरवर्ड बेस या फॉरवर्ड लाइन जो है वो इस्टेब्लिश की, और जो सीज़ फायर करवाया 3 हफ्ते का अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने, उसमें यह था कि इसराइली अपने इस फॉरवर्ड लाइन 6 मील के अंदर रहेंगे। लेकिन वो अभी उसकी इंक खुश्क नहीं हुई थी सीज़ फायर की कि अगले 24 घंटों के अंदर अंदर इसराइल ने दोबारा इस फॉरवर्ड लाइन से आगे जाके लेबनीज़ पोजीशंस पे जो विलेजेस हैं, गाँव हैं, उनके ऊपर दोबारा बड़ी हैवी किस्म की बॉम्बिंग शुरू कर दी, जो कि अमेरिकन मीडिया रिपोर्ट कर रहा है और खासे गुस्से से रिपोर्ट कर रहा है, जिसके नतीजे में वो सीज़ फायर एक तरह से नल एंड वॉइड हो गया। अब कहने में सीज़ फायर है, जैसे ईरान के साथ डोनाल्ड ट्रंप का सीज़ फायर चल रहा है, लेकिन इसराइल ने सीज़ फायर की धज्जियाँ जो हैं वो उड़ा दी हैं लेबनान में। क्यों उड़ाई हैं धज्जियाँ, वो है ना कि किसके हैं ये झुमके, क्यों उड़ाई हैं ये धज्जियाँ, उसकी एक्सप्लेनेशन ये है ताकि अमेरिका और ईरान के दरमियान में नेगोशिएशंस और बातचीत आगे ना चल सके। ये एक रखना अंदाजी की कोशिश की जा रही है। लेबनान की जंग जो है वो तली जा रही है अमेरिका के ऊपर, और अमेरिका के सदर और उनकी टीम जो है वो इसराइल और ज़ायनिस्ट लॉबी के हाथों में इतने ज़्यादा मजबूर हैं कि वो इस सूरत हाल पर कंट्रोल जो है वो नहीं पा रहे। अब मैं आपको 3 चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, मैं आपको चाह रहा हूँ कि इसको खुद भी आप लोग देख लें। लेट्स एक्चुअली डू सम स्क्रीन शेयरिंग। और यहाँ पे ये इसे कहते हैं जज नेपोलिटानो, आप में से बहुत से लोग इससे वाकिफ़ हैं। जज नेपोलिटानो का ये यूट्यूब है जिसको कहते हैं वो जजिंग फ्रीडम, इसके शुरू में बहुत खूबसूरत एक मैसेज भी आता है। बहरहाल इसमें जो 3 वीडियोस हैं, मैं आपको इनकी शक्लें इसलिए दिखा रहा हूँ, इनके इमेजेस दिखा रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी हो जाए इनको ढूंढने में। ये डिस्कशन जो एरन मेट के साथ है, वाई इसराइल इज़ लूजिंग टू ईरान, लुक एट द टाइटल, वाई इसराइल इज़ लूजिंग टू ईरान, ये डिस्कशन। दूसरी है कर्नल डगलस मैकग्रेगर जो आर्मी छोड़ने के बाद उन्होंने PhD किया इंटरनेशनल रिलेशंस में, और ये एक बड़े सॉलिड एनालिस्ट हैं मिलिट्री मैटर्स के, द पेंटागॉन्स टेरिबल वॉर प्लानिंग। और तीसरा है इंटेलिजेंस राउंड टेबल, जिसमें दोनों ex-CIA के ऑफिसर हैं, जिसमें लैरी जॉनसन हैं और दूसरे मैकगवर्न हैं। ये डिस्कशन, ये जो 3 डिस्कशंस हैं, इसको आप ज़रूर देखें। मैं आपको वापस आता हूँ, मैं अब आपको बताता हूँ कि इसकी क्या सिग्निफिकेंस। देखिए, ये वो डिस्कशन है जिससे आपको ये पता चलता है कि अमेरिका के, अच्छा खाली ये 3 डिस्कशन मैं आपको सैंपल के तौर पे बता रहा हूँ, मैंने तो दर्जन से ज़्यादा देखी हैं और पढ़ा भी इस पे बहुत है। अमेरिका के अंदर एक बहुत ज़्यादा खौफ महसूस किया जा रहा है कि हमारी गवर्नमेंट पे इसराइल का, ज़ायनिस्ट लॉबी का, नेतन्याहू का कंट्रोल हो गया। हम इतना बड़ा अमेरिका, हम सुपर पावर, हम जो हैं, और ये ऐसी चीज़ है, ये एक ऐसी डिबेट है जिसका नतीजा निकलना है। अब ये एक ऐसी डिबेट, मैं 1992-93 में पहली दफ़ा अमेरिका आया था, यहाँ रहा 2 साल, फिर दोबारा मैं अमेरिका आया 9/11 से पहले, फिर मैं 2 साल यहाँ रहा, फिर उसके बाद मैं तकरीबन हर एक 2 साल के बाद यहाँ आता रहा, और उसके बाद यहाँ तकरीबन अब 4 बरस से मसलसल अमेरिका में रह रहा हूँ। और वैसे भी मैं US पाकिस्तान रिलेशनशिप के खाते में अमेरिका की पॉलिटिक्स को पढ़ता रहा, सारा कुछ ही देखता, और फिर बहुत से लोगों से बातचीत भी। किसी भी स्टेप एंड स्टेज में इस 30 बरस के टाइम पीरियड का जिसका मैंने आपके सामने जिक्र किया है, इसराइल की बारे में इतनी इंटेंस फीलिंग और इतनी डिबेट अमेरिका के अंदर नहीं हुई कि इसराइल ने हमारे ऊपर कब्ज़ा कर लिया। ये कैसे हो गया हमारे साथ कि हम अमेरिका हैं और हमारे ऊपर इसराइल ने कब्ज़ा किया और हमारे प्रेसिडेंट को वो ज़बरदस्ती से गर्दन से पकड़ के चला रहे हैं। तो इस डिबेट का एंड रिजल्ट जो है वो निकलना ही निकलना है। अब इस वक्त खौफ क्या है? इस वक्त एक टर्म इस्तेमाल की जा रही है कि गल्फ ऑफ टॉनकिन का एपिसोड ना यहाँ पे कहीं हो जाए। ये क्या मामला है? ये 1964 के अगस्त में जब वियतनाम में लड़ाई थी, तो वियतमिन जो गोरिल्लास हैं उनके बारे में ये खबर आई कि उन्होंने पहले 2 अगस्त को, फिर 4 अगस्त को अमेरिकन नेवी के ऊपर उन्होंने ओपन सीज़ के अंदर गल्फ ऑफ टॉनकिन में उन्होंने हमला कर दिया, जिसके नतीजे में
उस वक़्त के उस जिसके नतीजे में उस वक़्त जो प्रेसिडेंट थे लिंडन बी जॉनसन, वो कांग्रेस में गए इस मामले को लेकर। पहले ही बड़ी टेंशन थी वियतनाम के हवाले से, और कांग्रेस ने प्रेसिडेंट को एक वॉर ऑथराइजेशन दी ऑपरेशन करने की। वॉर को डिक्लेयर नहीं किया वियतनाम के ऊपर, जंग डिक्लेयर नहीं की गई, जो कि असूल था करने का कि जंग डिक्लेयर करते, लेकिन प्रेसिडेंट को वॉर ऑथराइजेशन दे दी, उनको ऑपरेशंस करने की इजाज़त दी, और यूं अमेरिका की एक फॉर्मल जंग शुरू हुई जो अगले 9-10 साल चलती रही, जिसमें फिर आप समझते हैं कि अमेरिका को शिकस्त हो गई और 58,000 अमेरिकन जो हैं, मेरा ख्याल है उनकी वो जाँ बहक हुए, मारे गए, उसके अंदर हलाक हुए, और पता नहीं शायद 500,000 ज़ख्मी हुए या 200,000 जो हैं वो ज़ख्मी हुए, और वो अमेरिका में एक पूरी मूवमेंट चली वियतनाम के हवाले से। उसके कुछ साल के बाद, और उस वक्त कांग्रेस में इतना गुस्सा था कि वियतमिन ने अमेरिका के ऊपर ओपन सीज़ में हमला किया कि 435 मेंबर होते हैं हाउस के और 100 मेंबर होते हैं सेनेट के। 80 से ज़्यादा सेनेटर्स ने, और मेरा ख्याल 430 या 420 21 25 जो कांग्रेसमैन थे, उन्होंने प्रेसिडेंट को ऑथराइज़ किया जंग में। उसके कुछ सालों के बाद जब पेंटागन पेपर 1971 में पेंटागन पेपर छापे न्यूयॉर्क टाइम्स ने, और ये पेंटागन पेपर्स जो हैं ये उस वक्त के सेक्रेटरी जो डिफेंस थे रॉबर्ट मैकनमारा, उन्होंने एक इंटरनल रिसर्च यूनिट कायम किया था जिसमें दर्जनों अमेरिकन रिसर्चर्स ने जंग की एक्चुअल कैफियत गवर्नमेंट के लिए या सेक्रेटरी डिफेंस के लिए उन्होंने बताई कि जंग बिल्कुल उस तरह से नहीं चल रही जैसे इस वक्त ईरान के बारे में आपको पता है कि डोनाल्ड ट्रंप हर दिन ये कहते हैं कि मैंने ठोक दिया, मार दिया, ख़त्म कर दिया, सब कुछ तबाह कर दिया। सेक्रेटरी डिफेंस भी ये कहते हैं। तो ये एक एक्सटर्नल व्यू है, इंटरनल व्यू भी होता है गवर्नमेंट का। उस इंटरनल व्यू को वियतनाम में डेवलप करने के लिए पेंटागन पेपर्स डेवलप हुए सेक्रेटरी डिफेंस रॉबर्ट मैकनमारा के कहने। वो जब इंटरनल पेपर्स लीक हो गए 1971 में, एलिस बर्ग ने उन्हें लीक कर दिया न्यूयॉर्क टाइम्स में। गवर्नमेंट ने बड़ी कोशिश की कि उनकी पब्लिकेशन रोकवाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने कहा कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है कि पब्लिक को पता चले कि असल में जंग की क्या कैफियत। वो पेपर पब्लिश हो गए। जब पेपर पब्लिश हुए तो पता चला कि जो गल्फ ऑफ टॉनकिन था, वाक़या था, सारा एपिसोड था, वो फॉल्स फ्लैग था। वो फॉल्स फ्लैग था और अमेरिकन मिलिट्री को पता था। इनफैक्ट उन्होंने शुरू में उनको कन्फ्यूजन हुई कि उनको लगा उन पे हमला हो गया है 4 अगस्त को, लेकिन उन्होंने चंद घंटों में ही जो वहाँ पे जो भी फोर्स को कमांड करता था, कैप्टन जहाज़ों वगैरह को, उसने ऊपर पेंटागन को ये बता दिया, ऊपर कन्वे किया सेक्रेटरी डिफेंस को और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र NS से, जो उस वक्त एक जनरल थे, जनरल गॉर्डन, और NS से तो जनरल गॉर्डन नहीं थे, वो नेशनल सिक्योरिटी टीम को हेड करते थे, लेकिन मेरा ख्याल जॉर्ज बंडी जो थे वो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र थे, और सेक्रेटरी डिफेंस रॉबर्ट मैकनमारा। इनको बता दिया मिलिट्री ने कि असल में हमला हुआ नहीं है, लेकिन इन्होंने इस इन्फॉर्मेशन को सप्रेस किया, प्रेसिडेंट को मिसलीड किया। हो सकता है प्रेसिडेंट साथ में लेवे हों, लिंडन बी जॉनसन, बहरहाल कांग्रेस को मिसलीड किया, मीडिया को मिसलीड किया, अमेरिकन पब्लिक को मिसलीड किया, और वियतनाम में जंग शुरू कर दी। ठीक, अब इस वक्त कन्फ्यूजन ये है कि अमेरिका की ये फ़ौजें जो इकट्ठी कर दी गई हैं पर्शियन गल्फ में, 3 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, जो इराक की जो जंग थी 2003 की, उसके बाद पहली दफ़ा ये इतना बड़ा एक, यानी इतनी बड़ी मिलिट्री फोर्स की वहाँ पे प्रोजेक्शन हो रही। व्हाट इफ़ कि यहाँ पे एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन हो जाता है और अमेरिकन एक जहाज़ पे एक मिसाइल अटैक्स ऐसे होते हैं, नॉट नेसेसरली कि एयरक्राफ्ट कैरियर पे, किसी एक एलाइड जहाज़ के ऊपर कोई ऐसा हमला हो जाता है, और वो हमला ईरान के ऊपर कहा जाता है कि ईरान ने 100 अमेरिकन सेलर्स को मार दिया, 50 अमेरिकन सेलर्स को मार दिया, 100 ज़ख्मी हो गए, ये हो गया, वो हो गया, तो फौरी तौर पे जवाज़ मिल जाएगा ईरान के ऊपर बहुत बड़ी एग्रेसिव फोर्स यूज़ करने का, जो इस वक्त जवाज़ एग्जिस्ट नहीं करता। इस वक्त सारी पब्लिक ओपिनियन कहती है कि जंग को बंद करो, तो यहाँ पर एक जंग हाईजैक की जा सकती है। अब ये सारे जो एनालिस्ट हैं, मैंने इसलिए आपको वीडियोस दिखाई, इनको शक ये है कि ऐसी फॉल्स फ्लैग इसराइल करेगा, ईरान पे डाल दिया जाएगा, और हम एक बड़ी जंग जो है उसकी तरफ हम चले जाएंगे। और इनको ये भी शक है कि एडमिरल ब्रैड कूपर जो सेंटकॉम के हैं, उनके ऊपर भी इसराइलियों ने बड़ी मेहनत की हुई है। ये कहते हैं कि माइकल कोरेला जो हैं, उनके ऊपर भी बड़ी मेहनत की हुई थी, इसलिए कि इसराइल को पता है कि उनकी जो रेलेवेंट ऑपरेशनल कमांड है अमेरिका की, वो सेंट्रल कमांड है। उनको पैसिफिक कमांड से इतना इंटरेस्ट नहीं है, उनको अमेरिका कमांड से इंटरेस्ट नहीं है, उनको स्पेस कमांड से इंटरेस्ट नहीं, उनका इंटरेस्ट जो है वो सेंटकॉम में है, और सेंटकॉम के ऊपर उन्होंने बड़ी मेहनत की हुई है। दिस इज़ व्हाट इज़ द पर्सपेक्टिव। अब मैं आपको थोड़ा सा पाकिस्तान के हवाले से एक आध चीज़ दिखा दूं, फिर मैं आपकी जान जो है वो छोड़ता हूँ। ये आप देखें, और ये आप देखिए कि ये एक डॉन ही में चीज़ छपी है, गुम हो गई, नज़र नहीं आ रही। ये डॉन के साथ पहले भी मेरे हुआ है, ये दोबारा डॉन के साथ हो गए। बहरहाल ये जो स्टोरी थी ये कहती है, जो यहाँ से गुम हो गई है, कि कैसे जो 10 कंट्रीज़ हैं यूनाइटेड नेशन ने, अगर मैं देखूँ अगर दोबारा आ जाए, लेट्स सी कि आ जाए, नहीं आ रही। बहरहाल पाकिस्तान जो है वो
इस वक्त यूनाइटेड नेशन की मल्टीपल एजेंसीज़ की एक रिपोर्ट आई है जो ये कहती है कि पाकिस्तान जो है वो उन 10 ममालिक में है जिसमें सीवियर फूड शॉर्टेजेस हैं और तकरीबन 9.3 मिलियन लोग पाकिस्तान में जो हैं वो बिल्कुल क्रिटिकल स्टेज पे चले गए हैं, जिनको प्रॉपर ग़ज़ा बिल्कुल नहीं मिल रही और उनकी उनकी सेहत और उनकी ज़िंदगी जो है वो तकरीबन बॉर्डर लाइन पे ख़तरे में। ये तकरीबन 93 लाख अगर बनेंगे तो ये तकरीबन 1 करोड़ के करीब पॉपुलेशन है। उसके अलावा जितने भी मुल्क हैं, पाकिस्तान और उसमें बांग्लादेश भी इस वक्त है। बांग्लादेश का क्राइसिस जो है उसमें इजाफा हो गया है बिकॉज ऑफ द ईरान क्राइसिस, उनको एनर्जी क्राइसिस है। लेकिन पाकिस्तान का है कि क्रॉप फेलियर है और इस तरह की चीज़ें। बाकी जितने ममालिक हैं 10 की लिस्ट में, उसमें सोमालिया है, सूडान है, अफ्रीका के ममालिक हैं, यमन है, वो तमाम ममालिक हैं जहाँ एक सिविल वॉर हो रही है। अब इसको एब्जॉर्ब कर लें कि ये सूरत हाल पाकिस्तान की है। अब इस स्टोरी को देखें जो 2 हफ्ते पहले अल जज़ीरा की हेडलाइन है, हाउ पाकिस्तान सोलर बूम इज शील्डिंग इट फ्रॉम वर्स्ट ऑफ द ईरान वॉर क्राइसिस। कि पाकिस्तान में ईरान वॉर क्राइसिस से एनर्जी इसलिए नहीं बना कि इस वक्त तकरीबन अकॉर्डिंग टू दिस अल जज़ीरा स्टोरी 30% एनर्जी इनपुट जो है वो सोलर से आ रहा है और लोगों ने सोलर पैनल लगाए हुए थे, उन्होंने अपने सोलर पैनल बढ़ाए, उसका उन्होंने इस्तेमाल किया। ये जब आप देखते हैं तो फिर आप आगे अगली एक चीज़ देख लें कि ये सारी वही आ रही है बार बार। चले मैं इसको बात ख़त्म करता हूँ क्योंकि वो दूसरी चीज़ यहाँ से गुम हो गई। ठीक, ये सारा कॉन्टेक्स्ट में आपको ये पता चलता है कि पाकिस्तान ने अपने बजट में सोलर पैनल्स के ऊपर जो जनरल सेल्स टैक्स है उसको भी बढ़ा दिए और जो ये रिबेट देते थे, जो इनकी मीटरिंग पॉलिसी थी नेट, उसमें जो रीपे करते थे सोलर पैनल्स वालों को, वो इन्होंने कम कर दिया। वो मैंने जो सेव करके रखा हुआ था वो बुनियादी तौर पर मैंने कंपैरिजन किया था इंडिया के साथ और अमेरिका के साथ। अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने सोलर पैनल्स की सारी चीज़ को उन्होंने नेगेटिवली इफेक्ट किया, लेकिन हिंदुस्तान में वो अभी भी सोलर पैनल को प्रमोट कर रहे हैं। ज़ाहिर है कि हर हुकूमत चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स इकट्ठा करे, लेकिन पाकिस्तान की हुकूमत की जो टैक्सेशन पॉलिसी है उसमें मुस्तकबिल का ये लोगों का बिल्कुल भी नहीं सोचा जा रहा। मैंने आपको अल जज़ीरा की स्टोरी इसलिए दिखाई है कि कैसे पाकिस्तान के लोगों के सोलर पैनल्स ने पाकिस्तान को एक एनर्जी क्राइसिस में कुशन दिया, लेकिन एट द सेम टाइम पाकिस्तान की टैक्सेशन पॉलिसी उसी सोलर पैनल पॉलिसी जो है उसको फेल कर रही है। अभी इतना ही, फिर आपसे मुलाकात होती है। थैंक यू।